सुनो के अंतर्गत आजकल आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी माँ सुन रहे हैं। आइए इसका अगला भाग सुनते हैं। विद्यालय खुलते ही प्रकाश के नाम रजिस्ट्रार का पत्र आ पहुंचा। उन्होंने प्रकाश का इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफे की मंजूरी की सूचना दी थी। प्रकाश पत्र हाथ में लिए हर्ष के उन्माद में जाके माँ से बोला, अम्मा, मुझे इंग्लैंड जाके पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल गया है। करुणा ने उदासीन भाव से पूछा, तो तुम्हारा क्या इरादा है? प्रकाश बोला, मेरा इरादा? ऐसा अवसर पाकर भला कौन छोड़ता है? करुणा बोली, तुम तो स्वयं सेवकों में भर्ती होने जा रहे थे। प्रकाश बोला, आप तो समझती हैं, स्वयं सेवक बन जाना ही जाति की सेवा है क्या? मैं इंग्लैंड में जाके भी तो सेवा कार्य कर सकता हूँ। और अम्मा, सच पूछो तो एक मजिस्ट्रेट अपने देश का जितना उपकार कर सकता है उतना 1000 स्वयं सेवक मिलके भी नहीं कर सकते। मैं तो सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठूंगा और मुझे विश्वास है कि सफल हो जाऊंगा। करुणा ने चकित होकर पूछा, तो क्या तुम मजिस्ट्रेट हो जाओगे? प्रकाश बोला, सेवा भाव रखने वाला एक मजिस्ट्रेट कांग्रेस के 1000 सभापतियों से ज़्यादा उपकार कर सकता है। अखबारों में उसकी लंबी चौड़ी तारीफें न छपेंगी, उसकी वक्तृताओं पर तालियां न बजेंगी, जनता उसके जुलूस की गाड़ी न खींचेगी और न विद्यालयों के छात्र उसको अभिनंदन पत्र देंगे। पर सच्ची सेवा मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। करुणा ने आपत्ति के भाव से कहा, लेकिन यही मजिस्ट्रेट तो जाति के सेवकों को सजाएं देते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। प्रकाश बोला, अगर मजिस्ट्रेट के हृदय में परोपकार का भाव है तो वो नरमी से भी वही काम कर सकता है जो दूसरे गोलियां चलाकर भी नहीं कर सकते। करुणा बोली, मैं ये नहीं मानूंगी। सरकार अपने नौकरों को इतनी स्वाधीनता नहीं देती, वो एक नीति बना देती है और हर एक सरकारी नौकर को उसका पालन करना पड़ता है। सरकार की पहली नीति ये है कि वो दिन दिन अधिक संगठित और दृढ़ हो। इसके लिए स्वाधीनता के भावों का दमन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मजिस्ट्रेट इस नीति के विरुद्ध काम करता है तो वो मजिस्ट्रेट नहीं रहेगा। वो हिंदुस्तानी ही था जिसने तुम्हारे बाबूजी को जरा सी बात पे 3 साल की सजा दी थी। इसी सजा ने उनके प्राण ले लिए। बेटा, मेरी इतनी बात मानो, सरकारी पदों पर न गिरो। मुझे ये मंजूर है कि तुम मोटा खा के और मोटा पहन के देश की कुछ सेवा करो। इसके बदले कि तुम हाकिम बन जाओ और शान से जीवन बिताओ। ये समझ लो कि जिस दिन तुम हाकिम की कुर्सी पर बैठोगे उस दिन से तुम्हारा दिमाग हाकिमों का सा हो जाएगा। तुम यही चाहोगे कि अफसरों में तुम्हारी नेक नामी और तरक्की हो। एक गंवारू मिसाल लो। लड़की जब तक मायके में कुंवारी रहती है वो अपने को उसी घर का समझती है, लेकिन जिस दिन ससुराल चली जाती है वो अपने घर को दूसरों का घर समझने लगती है। माँ बाप भाई बहन सब वही रहते हैं, लेकिन वो घर अपना नहीं रहता। यही दुनिया का दस्तूर है। प्रकाश ने खींच के कहा, तो क्या आप यही चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर चारों तरफ ठोकरें खाता फिरूं? करुणा कठोर नेत्रों से देखकर बोली, अगर ठोकर खाकर आत्मा स्वाधीन रह सकती है तो मैं कहूंगी ठोकर खाना अच्छा है। प्रकाश ने निश्चयात्मक भाव से पूछा, तो आपकी यही इच्छा है? करुणा ने उसी स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मेरी यही इच्छा है। प्रकाश ने कुछ जवाब न दिया, उठ के बाहर चला गया और तुरंत रजिस्ट्रार को इनकारी पत्र लिख भेजा। मगर उसी क्षण से मानो उसके सिर पर विपत्ति ने आसन जमा लिया। विरक्त और बेमन अपने कमरे में पड़ा रहता, न कहीं घूमने जाता, न किसी से मिलता, मुंह लटकाए भीतर आता और फिर बाहर चला जाता। यहाँ तक कि 1 महीना गुजर गया। न चेहरे पर वो लाली रही, न ओज। आंखें अनाथों के मुख की भांति याचना से भरी हुई, होठ हंसना भूल गए। मानो उस इनकारी पत्र के साथ उसकी सारी जीवंतता, सारी चपलता, सरलता विदा हो गई। करुणा उसके मनोभाव समझती थी और उसके शोक को भुलाने की चेष्टा करती थी, पर रूठे देवता प्रसन्न न होते थे। आखिर एक दिन उसने प्रकाश से कहा, बेटा, अगर तुमने विलायत जाने की ठान ही ली है तो चले जाओ, मना न करूंगी। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें रोका। अगर मैं जानती कि तुम्हें इतना आघात पहुंचेगा तो कभी न रोकती। मैंने तो केवल इस विचार से रोका था कि तुम्हें जाति सेवा में मग्न देखकर तुम्हारे बाबूजी की आत्मा प्रसन्न होगी। उन्होंने चलते समय यही वसीयत की थी। प्रकाश ने रुखाई से जवाब दिया, अब क्या जाऊंगा, इनकारी खत लिख चुका। मेरे लिए अब कोई बैठा थोड़ी रहेगा वहाँ पे। कोई दूसरा लड़का चुन लिया गया होगा और फिर करना ही क्या है। जब आपकी मर्जी है कि गांव गांव की खाक छानता फिरूं तो वही सही।
करुणा का गर्व चूर चूर हो गया। इस अनुमति से उसने बाधा का काम लेना चाहा था, पर सफल न हुई। बोली, अभी कोई न चुना गया होगा, लिख दो, मैं जाने को तैयार हूँ। प्रकाश ने झुंझलाकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, लोग हंसी उड़ाएंगे। मैंने तय कर लिया है कि जीवन को आपकी इच्छा के अनुकूल बनाऊंगा। करुणा बोली, तुमने अगर शुद्ध मन से ये इरादा किया होता तो यूं न रहते। तुम मुझसे सत्याग्रह कर रहे हो। अगर मन को दबाकर मुझे अपनी राह का कांटा समझकर तुमने मेरी इच्छा पूरी भी की तो क्या? मैं तो जब जानती कि तुम्हारे मन में आप सेवा का भाव उत्पन्न होता, तुम आप ही रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिख दो। प्रकाश बोला, मैं नहीं लिख सकता। तो इसी शोक में तने बैठे रहोगे, लाचारी है। करुणा ने और कुछ न कहा। जरा देर में प्रकाश ने देखा कि वो कहीं जा रही हैं, मगर वो कुछ बोला नहीं। करुणा के लिए बाहर आना जाना कोई असाधारण बात न थी, लेकिन जब संध्या हो गई और करुणा न आई तो प्रकाश को चिंता होने लगी। अम्मा कहाँ गईं? ये प्रश्न बार बार उसके मन में उठने लगा। प्रकाश सारी रात द्वार पे बैठा रहा। भांति भांति की शंकाएं मन में उठने लगीं। उसे अब याद आया, चलते समय करुणा कितनी उदास थी, उसकी आंखें कितनी लाल थीं। ये बातें प्रकाश को उस समय क्यों नजर न आईं? वो क्यों स्वार्थ में अंधा हो गया था? हाँ, अब प्रकाश को याद आया। माता ने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, उनके हाथ में छतरी भी थी। तो क्या वो कहीं बहुत दूर गई हैं? किससे पूछे? अनिष्ट के भय से प्रकाश रोने लगा। श्रावण की अंधेरी भयानक रात थी। आकाश में शाम मेघमालाएं भीषण स्वप्न की भांति छाई हुई थीं। प्रकाश रह रहकर आकाश की ओर देखता, मानो करुणा उन्हीं मेघमालाओं में कहीं छिपी बैठी है। उसने निश्चय किया, सवेरा होते ही माँ को खोजने चलूंगा। और अगर किसी ने द्वार खटखटाया, प्रकाश ने दौड़ के खोला तो देखा करुणा खड़ी है। उसका मुखमंडल इतना खोया हुआ, इतना करुण था, जैसे आज ही उसका सुहाग उठ गया हो, जैसे संसार में अब उसके लिए कुछ रहा ही ना हो, जैसे वो नदी के किनारे खड़ी अपनी लदी हुई नाव को डूबते देख रही हो और कुछ न कर पा रही हो। प्रकाश ने अधीर होकर पूछा, अम्मा कहाँ चली गई थी? बहुत देर लगाई। करुणा ने भूमि की ओर ताकते हुए जवाब दिया, एक काम से गई थी, देर हो गई। ये कहते हुए उसने प्रकाश के सामने एक बंद लिफाफा फेंक दिया। प्रकाश ने उत्सुक होकर लिफाफा उठाया। ऊपर ही विद्यालय की मोहर थी। तुरंत ही लिफाफा खोल के बढ़ा। उसके चेहरे पे हल्की सी लालिमा दौड़ गई। पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिल गया अम्मा? करुणा बोली, तुम्हारे रजिस्ट्रार के पास से लाई। क्या तुम वहाँ चली गई थी? और क्या करती? कल तो गाड़ी का समय न था, मोटर ले ली थी। प्रकाश एक क्षण तक मौन रहा, फिर कुंठित स्वर में बोला, जब तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मुझे क्यों भेज रही हो? करुणा ने विरक्त भाव से कहा, इसलिए कि तुम्हारी जाने की इच्छा है। तुम्हारा ये मलिन वेश नहीं देखा जाता। अपने जीवन के 20 वर्ष तुम्हारी हित कामना पर अर्पित कर दिए, तब तुम्हारी महत्वाकांक्षा की हत्या नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा सफल हो, यही हमारी हार्दिक अभिलाषा है। करुणा का कंठ रुंध गया और कुछ न कह सकी। इस कहानी का शेष भाग हम आपको अगली बार सुनवाएंगे।